हम कक्षा 12 की आपकी सिविक्स जो है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। कक्षा 12 की नागरिक शास्त्र। ठीक, तो इसमें आपका जो है मेरी वो अरिहंत की बुक है, और आपके स्कूल में कौन सी बुक चलती है आपको दिखा दूँ। ये जो है अरिहंत की बुक मॉडल पुराना है, 21-22 का है, लेकिन आप लोगों के पास अलग अलग प्रकाशन की बुक होगी। लेकिन मेरे पास अरिहंत की बुक है जो यूपी बोर्ड 2021-22 की है। इसमें वो सभी चैप्टर होंगे जो आपके बुक में चैप्टर हैं या आपके स्कूल में चैप्टर हैं, वो सभी चैप्टर हैं। ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है, वही सब है। ठीक है, देखिए आपको दिखा दें, NCERT आधारित नागरिक शास्त्र कक्षा 12। ठीक है, कंप्लीट कोर्स है। और ये जो अरिहंत की बुक है इसमें इजी प्रश्न उत्तर या कहें जो भी मतलब इसमें चैप्टर दिए गए हैं बहुत ये सरल प्रकार से समझाया गया है। ठीक है, ये इजी रहती है। अब आपके पास हो तो अच्छा है, नहीं तो आप जो भी आपके पास किताब है वो आप पढ़िए। ठीक है, उसमें सब दिया गया होगा। ठीक है, मैं आपको यही पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कितने चैप्टर्स में हैं। इसमें पहले समझ लीजिए इसको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जो नागरिक शास्त्र किताब है जैसे कक्षा 12 की, ठीक है, नागरिक शास्त्र कक्षा 12 की ये 2 भागों में विभाजित की गई है। खंड का, इसमें समकालीन विश्व राजनीति। ठीक है, भाग का में समकालीन विश्व राजनीति है, यहाँ विश्व की राजनीति पढ़ेंगे। ठीक है, समकालीन बोले तो ये मॉडर्न। फिर दूसरा पार्ट है जो आपका खंड खा है, यानी भाग खा स्वतंत्र। इसमें है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, इसमें हम भारत की राजनीति जो भी स्वतंत्रता के बाद की राजनीति है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके सभी में 9 चैप्टर होने वाले हैं। ठीक है, आपके 9 चैप्टर होने वाले हैं। देख लीजिए पहला चैप्टर इसमें का वाले में आइए। पहले भाग का में समकालीन विश्व राजनीति, इसमें पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। ठीक है, पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। इसमें क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियों के गुटों का आरंभ। ठीक है, 2 महाशक्तियाँ सोवियत संघ और USA। शीत युद्ध के क्या दायरे थे, 2 ध्रुवियों को चुनौतियाँ। ठीक है, 2 ध्रुवियों की जो चुनौतियाँ थीं वो क्या हैं, इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ही। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कैसी है, इसकी खोज। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत और शीत युद्ध। ठीक है, भारत और शीत युद्ध के दौर में। ठीक है, इसका कहने मतलब ये है। तो ये जो है आपका पहला चैप्टर है, इसी को हम आज स्टार्ट करेंगे, बाकी हम धीरे धीरे आगे भी चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं शीत युद्ध का दौर, आपका समय ख़राब ना करते हुए। तो चलिए, शीत युद्ध का दौर, इसमें पहले है शीत युद्ध के यानी भाग का समकालीन विश्व राजनीति में पहला है शीत युद्ध का दौर। इसमें शीत युद्ध से आशय यानी शीत युद्ध क्या है, ठीक, उससे क्या आशय है, तो इसमें आ जाइए पहला चैप्टर में ये आपका। तो ये पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। आपके पास कौन सी बुक है मुझे बताइएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपको बता देंगे। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। सेम आधार वही रहता है, चीज़ें वही रहती हैं, बस थोड़ा तरीका अलग अलग होता है। ये शब्दों को इजी तरीके से समझाती है। ठीक है, यानी कि किसी आर्टिकुलेशन को बहुत इजी तरीके से इसको बनाया गया है। इस बुक की यही खासियत है। ठीक है, वैसे मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। हाँ, शीत युद्ध का दौर यानी द कोल्ड वॉर एरा। शीत युद्ध, आप एक कहानी समझ लीजिए, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि शीत युद्ध क्या है। देखिए, आप अपने परिवार के बारे में
अच्छे से भली भांति समझते होंगे। तो जो परिवार में क्या होता है, जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे के आलोचक होते हैं। यानी वो आलोचक किस तरह होते हैं कि जैसे आप अपने घर में देखेंगे कि दो जो उसके किसी व्यक्ति की घर में दो बहुएं हैं बोले तो दो बहुएं बोले तो उनके दो बेटे होंगे और दो बहुएं होंगी, है नहीं। तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे की वो बुराई करती रहती है, नहीं, उनको बुराई करना ही पसंद है। यानी कि उनका कहना है कि हमारी घर में चलनी चाहिए, वो कहती है नहीं, दूसरी कहती है नहीं मेरी चलनी चाहिए। तो सब ये क्या चलती है, विचारधारा की लड़ाई चलती है। आप किसी भी घर में देखना, अगर दो उसकी बहू हैं या तीन हैं तो वो चाहेंगी कि घर में मेरी ही चले, यानी कि मेरा दबदबा हो, यानी मेरी बात माने, सब मेरे हिसाब से चले, नियम कानून मेरे हिसाब से रहें, जो भी घर में समस्या हो हम उसे सोल्व करने में हम पहले आएँ। ठीक है, तो ये सब शीत युद्ध का एक नमूना आप ले सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है, यानी विचारधारा की लड़ाई। ठीक है, कौन महान, कौन महान, यही है कौन महान। ठीक है, यही कोल्ड वार है, इसी की कहानी आपकी घूमेगी। ये तो हमने एक नमूना बता दिया, फिर हम ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर लेंगे। ठीक है, विश्व के स्तर पर इसको देख लेंगे कि क्या है इसमें। ठीक है, तो आइए, हमने आपको एक नमूना दे दिया, उसी के आधार पर ये कहानी घूमेगी। तो प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 से 1918 तक चला। ठीक है, तो जो प्रथम विश्व युद्ध आपको क्वेश्चन बन जाएगा कि मतलब क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो उसी के आधार पर ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो 1914 में। ठीक है, कब तक, 1918 तक। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच चला है, बोले तो डेट पूछ सकता है आपको, कितने कितने डेट के बीच हुआ। ठीक है, 1914 से 1918 तक चला। ठीक है, जिससे संपूर्ण विश्व को हानि हुई एवं द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से 1945 के मध्य हुआ। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, 1939 से 1945। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, जिससे केवल यूरोपीय देश ही नहीं अपितु दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी यहाँ कहने का मतलब है कि सिर्फ यूरोप वाले ही नहीं लड़े, उसमें दक्षिण पूर्वी एशिया भी शामिल थे, चीन, बर्मा बोले तो म्यांमार, और भारत के पूर्वोत्तर भाग में भी शामिल है। ठीक है, पूर्वोत्तर भाग भी शामिल था। पूर्वोत्तर में कौन से आते हैं, ये सब म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये सब जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं। भारत, घाना, इंडोनेशिया, श्रीलंका एवं जिम्बाब्वे ऐसे देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के बंधन से मुक्त हो गए हैं। ठीक है, तो द्वितीय विश्व बाद जो नए नए देश आज़ाद हुए थे, जैसे उसमें भारत भी हमारा आज़ाद हुआ था, घाना भी आज़ाद हुआ था, इंडोनेशिया, श्रीलंका एवं जिम्बाब्वे देश शामिल है। ठीक है, द्वितीय विश्व बाद ये देश आज़ाद हो गए, जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के बंधन से मुक्त हो गए हैं। ठीक है, ये जो है उपनिवेशवाद बोले तो जो दूसरे देशों के अधीन थे, यानी हम लोग अंग्रेज़ों के अधीन थे, तो हम लोग आज़ाद हो गए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 चला, उसी की वजह से हम आज़ाद हुए थे। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन अच्छी तरह से हारा था, ब्रिटेन यानी अंग्रेज। वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद यानी पश्चात समकालीन विश्व में शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इसका कहने मतलब है 1945 के जो बाद में विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो वहाँ से शीत युद्ध की जो है उत्पत्ति हुई, यानी शीत युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। इस दौर विश्व की दो महाशक्तियों के रूप में अमेरिका एवं सोवियत संघ का उदय हुआ, जिन्होंने एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को
अपने गुटों में शामिल करने की कोशिश की। वास्तव में शीत युद्ध इन दोनों महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम था। ये सब हम समझा देंगे आपको, थोड़ा आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर हम समझा देंगे अच्छे तरीके से। इसमें शामिल करने की कोशिश की। वास्तव में शीत युद्ध दोनों महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम था। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM ने दोनों महाशक्तियों के वर्चस्व को चुनौती दी। इस आंदोलन में शामिल दोनों ने स्वयं को दोनों महाशक्तियों से अलग रखते हुए एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की। ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि जो महाशक्तियाँ उभर के आईं वो अमेरिका और सोवियत संघ हैं, जिन्होंने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के यानी कि नए स्वतंत्र देशों को अपने गुटों में शामिल करने की कोशिश की। यहाँ कहने का मतलब है कि इन देशों ने यानी कि अमेरिका और रूस ने अपने जो भी पिछलग्गू देश हैं उनको अपनी तरफ करने की कोशिश की है। ठीक है, छोटे छोटे देशों को अपनी ओर लाने की कोशिश की, जिससे उनका विश्व में दबदबा हो। वास्तव में कहें, शीत युद्ध इन दोनों महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम था। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं कि इन महाशक्तियों ने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए ही ये जो शीत युद्ध, ठीक है, शीत युद्ध की विचारधारा बनाई थी। ठीक है, ये विचारधारा ही है, कोई युद्ध नहीं है, बस नाम है इसका युद्ध। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसी के बीच जो नव स्वतंत्र देश हुए थे, इसमें हमारा भारत, घाना, अभी जैसे आपको बताया, ठीक है, श्रीलंका, बर्मा, ये सब नए स्वतंत्र यही अभी नए उभर के आए थे, स्वतंत्र हुए थे ब्रिटेन से, तो ये फिर लड़ाई में उलझना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम लोग पहले से ही आर्थिक स्थिति या किसी तरीके से हम लोग मतलब पूर्णतः किसी चीज़ में निपुण नहीं थे। ठीक है, तो हमें पहले अपने भोजन की तलाश करनी थी, पेट भरना था किस तरह से। ठीक है, तो हमें कहीं से लड़ाई वगैरह नहीं करती थी। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन हम लोगों ने यानी कि जो नए नए स्वतंत्र देश थे उन्होंने एक नया आंदोलन शुरू किया। ठीक है, गुट निरपेक्ष यानी कि हम किसी गुट में नहीं रहेंगे, निरपेक्ष किसी पक्ष में नहीं रहेंगे, ने दोनों शक्तियों के वर्चस्व को चुनौती दी तथा इस आंदोलन में शामिल देशों ने स्वयं को दोनों महाशक्तियों से अलग रखते हुए एक नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की। ठीक है, इसमें नई आर्थिक व्यवस्था बन के आई। आर्थिक व्यवस्था ये जो है अमेरिका और रूस के बीच पूरा शीत युद्ध घूमता है, उन्हीं की विचारधारा के अनुसार ये सब शीत युद्ध चला। ठीक है, तो इसमें कई मायने हैं, ऐसा ही नहीं है इतनी जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन चैप्टर से पूरा पढ़ेंगे। आगे देखते हैं थोड़ा शीत युद्ध से आशय। ठीक है, वो तो आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया, ये आशय क्या है। तो शीत युद्ध से आशय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता है। ठीक है, इसमें वास्तविक युद्ध नहीं है, सिर्फ क्या है, विचारधारा है, परंतु युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है। ठीक है, युद्ध की स्थिति ओबियसली बनी रहेगी, क्यों, क्योंकि विचारधारा ही एक दूसरे से उलट है, इसलिए। अन्य शब्दों में शीत युद्ध को विचारधारा का युद्ध भी कहा जा सकता है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया, इसको विचारधारा का युद्ध भी कह सकते हैं। शीत युद्ध की स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ष 1939 से 45 के पश्चात यानी बाद दो महाशक्तियों के अमेरिका व सोवियत संघ के उदय के कारण उत्पन्न हुई। ठीक है, ये शीत युद्ध किसके कारण हुआ, ये जो महाशक्तियाँ उभर के आई हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अमेरिका और सोवियत संघ, इनों के कारण ये शीत युद्ध का विचारधारा भी निकल के आई। शीत युद्ध ने कभी युद्ध का स्वरूप ग्रहण नहीं किया। ठीक है, इन्हें वास्तविक रूप नहीं लिया शीत युद्ध ने, क्योंकि दोनों महाशक्तियाँ युद्ध के परिणाम से परिचित थीं। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब है दोनों महाशक्तियाँ पावरफुल थीं, चाहे वो सैनिक हो या फिर युद्ध कोई भी मतलब टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी में हो, ये सब पूरी तरीके से सक्षम थे। और दो शेर आपस में जल्दी लड़ते नहीं हैं, या कहें दो हाथी जल्दी लड़ते नहीं हैं, और जो समझदार लोग होते हैं वो लड़ते नहीं हैं, वो लड़वाते हैं। ठीक है, तो ये लड़वाते तो थे लेकिन लड़े नहीं। ठीक है, ये समझदार हैं क्योंकि इनके पास पैसा है, एजुकेशन है, सब है। अतः दोनों शक्तियों ने शीत युद्ध के
दौरान धैर्य का परिचय दिया। ठीक है, धैर्य बोले तो उन्होंने बनाए रखा कि नहीं, हम पहले हमला नहीं करेंगे। अगर दूसरा देश अमेरिका, जैसे मैं समझा दूँ आपको, अगर अमेरिका चाहता है कि वो लड़ाई लड़े तो वो सोचता है कि अगर रूस हम पे हमला करता है तो हम उसे पलट के जवाब देंगे, लेकिन रूस यहाँ नहीं हमला करेगा, क्योंकि वो भी चाहता है कि अमेरिका अगर हम पर हमला करेगा तो हम उसको जवाब देंगे। तो ये क्या हुआ कि एक दूसरे ने दूसरे पर टाल दिया, तो यही एक शांति का बाद में रास्ता निकल के आया। यहाँ कहने का मतलब है उन्होंने लड़ाई नहीं की। ठीक है, शीत युद्ध की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या है विशेषताएं? शीत युद्ध में दो शक्तिशाली अमेरिका एवं सोवियत संघ, ठीक है, दो शक्तिशाली थे, अमेरिका था और सोवियत संघ, गुट सम्मिलित है। ठीक है, दो ही गुट थे उसमें, अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों गुटों के पास परमाणु हथियार थे तथा दोनों गुटों ने सैनिक गठबंधन किए हुए थे। ठीक है, हाँ, ये बहुत मायने रखता है कि उनके दोनों के पास परमाणु हथियार थे। ये एक बहुत बड़ा शांति का एक मतलब जरिया है। अगर दोनों के पास परमाणु बम हैं तो वो लड़ाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का नुकसान होगा, चाहे जनहानि हो चाहे धन हानि हो, पूरी तरीके से नुकसान होगा, इसलिए वो लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये शांति का मतलब पार्ट है। ठीक है, परमाणु बम। फिर है, शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों एवं उनके सहयोगों से ये आशा की जाती थी कि वे तर्कपूर्ण एवं उत्तरदायित्व वाला व्यवहार करेंगे। यहाँ कहने का मतलब है जो उन्होंने शीत युद्ध चला और उसमें गुटे सहयोग को से आशा की थी, मतलब क्या है आपको बता दें, तर्कपूर्ण एवं उत्तरदायित्व वाला व्यवहार करेंगे। यहाँ कहने का मतलब है कि जो पढ़े लिखे लोग थे ये तार्किक थे, क्योंकि इनके पास दोनों के पास टेक्नोलॉजी थी, दोनों के पास सेना थी, तो ये सब क्या थे, दोनों बलशाली थे, ये दोनों समझदार थे, सिंपल अर्थ में कहा जाए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, शीत युद्ध काल में नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीएटो, दूसरा है सीएटो, ये अलग है, नाटो अलग है। फिर है सीएटो साउथ ईस्ट आसियान ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाटो ये सब महत्वपूर्ण हुए, नाटो। ठीक है, फिर है सीएटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एवं वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गुटों का निर्माण किया गया। ये पूछता है नाटो किसका गुट है। ठीक है, तो ये अमेरिका का गुट है, यानी सैनिक संगठन है। ठीक है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीएटो ये भी अमेरिका का ही तरफ से ये गुट है। ठीक है, सीएटो साउथ ईस्ट आसियान ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये वार्सा है, ये वार्सा इसकी तरफ से यानी रूस की तरफ से वार्सा, ये भी सैनिक संगठन है, वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गुटों का निर्माण किया गया। तो आपको समझ में आया होगा कि ये शीत युद्ध क्या है। बाकी हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। इसके आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।